Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Center-State Relations of Class 10 Civics Chapter number 2. So हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे देश में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बना रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में फेडरलिज्म सही से चल पा रहा है। क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में जो फेडरलिज्म है वो सही से वर्क करेगा। फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। उनमें से दो फैक्टर्स अब हम पढ़ चुके हैं हमारे देश में जो कि फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बना रहे हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे देश में स्टेट्स बांटी हुई हैं। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब कि हमारे देश में मैक्सिमम जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट मिली है। 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं और वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एक तरीके से। उन 22 के 22 लैंग्वेजेस को पूरे देश में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी स्टेट अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकती है और जो सेंटर है वो भी हिंदी, इंग्लिश इन भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकता है। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब कि हमारे देश में कोई भी पर्सन के ऊपर हमारे किसी एक भाषा को थोपा नहीं जाएगा। सब फ्री हैं कोई भी भाषा यूज करने के लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब कि फेडरलिज्म का मतलब ही ये है कि कई लेवल पे गवर्नमेंट होगी और हर एक लेवल जो है वो एक दूसरे को समझेगा, उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, मान लो ऊपर के दोनों तीनों पॉइंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट भी है, लैंग्वेज पॉलिसी भी है, बट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें आपसी कोई भी मेलजोल नहीं है, तो फिर फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ते ही रहेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान जो है लोगों को होगा और दंगे और भड़केंगे। जब सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एक दूसरे से लड़ रही होंगी तो इससे देश का जो माहौल है वो बेकार होगा और जो मेन एम है फेडरलिज्म का वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। सो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, अच्छे सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस होना बहुत जरूरी है। सो हमारे देश में देखते हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट का रिलेशन चला है। Restructuring the center-state relations and one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो फेडरलिज्म को जमीनी तौर पे मजबूत करने का एक और तरीका यह है कि हम सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसे रीस्ट्रक्चर करें। मतलब पुराने तरीके से जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस चलते आ रहे हैं जिनमें मुठभेड़ है, जिनमें कोई भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो अगर इस तरीके के रिलेशंस हैं तो ऐसे रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करना और ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश करना सेंटर एंड स्टेट के बीच में, जिससे कि दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ एग्री करें और एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे देश को चलाएं। How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. तो अगेन सेम चीज है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अरेंजमेंट्स लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी प्रोविजंस लिखे हैं पावर शेयरिंग को लेकर, तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो रियलिटी में जमीनी तौर पे वो अच्छे से काम करेंगे। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से प्रोविजन बने हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीजें हमें रियलिटी में देखने मिलेंगी। रियलिटी में कब देखने मिलेंगी? ग्राउंड रियलिटी पे जब हम चीजों को देखेंगे तो वो तब अच्छे से काम करेंगी जब लोग रेडी होंगे उन प्रोविजंस को एक्सेप्ट करने के लिए, जब लोग इस चीज के लिए सहमत होंगे कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हैं हम उनको फॉलो करेंगे। मतलब आपने रूल्स बना लिए और बहुत अच्छे रूल्स हैं, बट अगर उन रूल्स को कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो क्या उन रूल्स का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अच्छे रूल्स तब फायदे करेंगे हमें जब लोग एक्चुअली उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। तो सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हैं वो तब जाके बेनिफिशियल होंगी जब लोग एक्चुअली में उन प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, जब एक्चुअली में लोग उन अरेंजमेंट्स को लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करेंगे, तभी जाके जो प्रोविजंस लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक्चुअली बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। सो फेडरलिज्म से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स हैं, पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं,
वो जमीनी तौर पे काम करेंगी या नहीं करेंगी ये डिपेंड करता है कि लोग जो हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो इन अरेंजमेंट्स को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही, वो इन रूल्स को मान रही हैं कि नहीं मान रही। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो काफी लंबे टाइम तक सेंटर एंड ज्यादातर स्टेट्स में एक ही रूलिंग पार्टी थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। मतलब अब ये चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे देश में मेन 3 लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट है, और उन 3 लेवल्स में भी सबसे मेन जो है वो 2 हैं, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी, सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, वही पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनाए हुए थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज की बात करें तो जैसे आज सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, वैसे एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड अलायंस है, अलायंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, बट अभी के लिए आप यूं समझो कि सेंट्रल लेवल पे क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अगर हम यूपी में देखते हैं तो यूपी में भी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें पीएम है, पीएम कौन है, मोदी जी है। इसी तरीके से आप बहुत सारे स्टेट देखोगे, जैसे गुजरात हो गया, इसी तरीके से उत्तराखंड है, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं आज के डेट में जिनमें की बीजेपी की सरकार है। तो सेम केस शुरुआती दौर में था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनमें कांग्रेस की ही सरकार थी, जो सेंट्रल लेवल पे सरकार बनी थी वो भी कांग्रेस की थी, और ज्यादातर स्टेट्स में भी कांग्रेस जो है वो रूल कर रही थी। तो मतलब सेम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंट्रल लेवल पे थी और सेम पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर स्टेट्स में थी। This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal unit. जब हम ये कहते हैं कि सेंट्रल लेवल पे भी सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है एंड स्टेट लेवल पे भी सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक होके काम करते हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरीके से चलेगी, वो पूरा एक ग्रुप है जो कि एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो उनके बीच में आपस में मतभेद नहीं होते। आपको कभी मुश्किल ही ये चीज देखने मिलेगी कि मोदी जी ने कोई रूल बोला और यूपी गवर्नमेंट उसको मना कर दे, नहीं देखने मिलता। बट मुठभेड़ कहां देखने मिलती है कि अगर सेंटर ने कुछ बोला है तो बंगाल उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि बंगाल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पे टीएमसी है। इसी तरीके से आप देखोगे तो अगर सेंट्रल लेवल पे कुछ हो रहा है तो उसका वो पार्टीज विरोध करती हैं, वो स्टेट्स विरोध करती हैं जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब कि अगर सेंटर एंड स्टेट लेवल पे सेम पार्टी रूल करती है तो वो कहीं ना कहीं एक होके चलती है, और फिर ये जो मुठभेड़ है वो नहीं होती। मुठभेड़ सिर्फ वही होती है जहां पे अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिन स्टेट्स में। तो जब अगेन बैक टू द इनिशियल फेज ऑफ आर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ ही था तो उस टाइम पे क्या था, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर जगहों पे थी। इसका मतलब जो स्टेट्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमस राइट्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो स्टेट्स के पास अधिकार दिया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि स्टेट एक अलग बॉडी होके, एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी होके काम कर सकते हैं। ऑटोनॉमस मतलब अपने हिसाब से चलना। तो जब हमारे देश में ज्यादातर जगहों पे सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी तो ज्यादातर स्टेट्स ऐसी थी जो कि एक अलग बॉडी होके, एक अलग फेडरल यूनिट होके काम नहीं कर पा रही थी। वो उसी तरीके से काम कर रही थी जैसे कि सेंट्रल लेवल उनको बोलता था। जैसे सेंट्रल लेवल ने बोला उन्हीं की हाँ में हाँ मिलानी है, उन्हीं की ना में ना मिलानी है, ये अपने आप से कोई भी अलग तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे थे। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled the center tried to undermine the power of the states. और जब भी ऐसा हुआ कि जिन स्टेट्स में सेंट्रल लेवल वाली रूलिंग पार्टी से अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, मतलब वो स्टेट्स जहां पे उन पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल लेवल पे नहीं है, तो उन स्टेट्स के साथ क्या होता था, सेंटर हमेशा कोशिश करता था कि वो स्टेट्स को दबाए। मतलब मान लो हमारे देश में 10 स्टेट हैं, ठीक है। अब 10 में से 7 ऐसे स्टेट हैं जिनमें कौन रूल कर रहा है, जिनमें सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है जो कि सेंट्रल लेवल पे है। बट
3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, जो कि सेंट्रल वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इन 3 स्टेट्स में क्या होता था कि जो सेंट्रल लेवल है वो इन 3 स्टेट्स को दबाने की कोशिश करता था। ठीक है, तो यही हमारे देश में क्या हो रहा था कि हमारे देश में उन स्टेट्स में जिनमें की अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उनको दबाया जाता था। उनकी पावर को सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, दबाने की कोशिश करती थी। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। और उन टाइम पे मतलब कि अगेन जो शुरुआती दौर था, इनिशियल फेज था हमारे देश का इंडिपेंडेंस के बाद, तो उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का काफी बार गलत इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि राइवल पार्टीज कंट्रोल रन कर रही हैं। मतलब कि अगेन अगर सेंट्रल लेवल वाली पॉलिटिकल पार्टी से अलग पॉलिटिकल पार्टी है किसी स्टेट में, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को दबाने की कोशिश की जाती थी, उस स्टेट को दबाने की कोशिश की जाती थी, उसके पावर्स को छीनने की कोशिश की जाती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। और जब सेंट्रल ऐसा करता है कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के गलत इस्तेमाल करके स्टेट लेवल की पार्टीज को, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई देती है। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। फेडरलिज्म का जो असली मकसद है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल को नहीं बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी पावर को छीनेगी नहीं। बट अगर हमें यह दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल गवर्नमेंट की पावर को छीन रहा है, तो फिर फेडरलिज्म जो है कहीं ना कहीं वो मरता हुआ नजर आता है। ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। अब ये जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीनने की कोशिश करती थी, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जहां पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो उससे क्या होता था, फेडरलिज्म को हानि पहुंचती थी। बट ये सारी चीजें जो है वो 1990 के बाद चेंज हुई। द स्प्रेड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। 1990s के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये चीज चेंज होने लगी। 1990 के बाद ये हुआ कि अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आने लग गई। अब अलग अलग स्टेट्स में उन पर्टिकुलर स्टेट्स की पार्टीज जो है, उन पर्टिकुलर स्टेट के लोगों की पार्टी जो है निकल के आई, जो कि काफी दबदबा बना रही थी। ठीक है, अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो अलग थी और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अलग पार्टीज की थी। तो अब जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने स्टेट्स में गवर्नमेंट बना रही थी। This was also the beginning of the era of coalition governments at the center। और अब ऐसा दौर शुरू हो रहा था जब सेंटर पे कोलिशन की गवर्नमेंट बनने वाली थी। मतलब कि एक नया दौर 1990 के बाद शुरू हुआ जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, बल्कि अब उसमें कोलिशन की गवर्नमेंट बन रही थी। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब अगर हिंदी में बोलें तो गठबंधन की सरकार। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके एक ग्रुप बना लिया है, उन्होंने एक अलायंस बना लिया है, गठबंधन बना लिया, और फिर वो सारी पार्टीज मिलके क्या कर रही हैं, रूल करेंगी। सो कोलिशन गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। कोलिशन का मतलब ग्रुप है। ग्रुप कैसे बनता है, एक से ज्यादा पर्सन का ग्रुप होता है। तो मतलब कि कोलिशन की गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज। अकेली पॉलिटिकल पार्टी होगी तो मतलब कोई कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं है। बट अगर एक से ज्यादा है, मतलब कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट बना रही हैं, गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, कोलिशन की गवर्नमेंट। यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। तो नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं कोलिशन में, मतलब जो अलग अलग पार्टीज होती हैं गठबंधन में, वो क्या करती हैं, वो एक अलायंस बनाती हैं, वो एक ग्रुप बनाती हैं और वो कॉमन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करती हैं कि हाँ, हम सारे जो लोग हैं वो मिलके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, कॉमन प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे, उन पे काम करेंगे। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी बी है और ये पॉलिटिकल पार्टी सी, और एक और ले लेते हैं डी। अब ये चारों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो
इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। इलेक्शन कौन से हो रहे हैं? लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर यूं बोले पीएम वाले इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारी जो पार्टीज हैं, इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उतारे। ये सारे जो पार्टीज हैं वो इलेक्शंस में लड़ी। अब इलेक्शंस में लड़ना मतलब क्या है? इन सबको जीतना है, और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50% से ज्यादा, मतलब 51% वोट्स आपके पास होने चाहिए। तो इन सभी पार्टीज को किस चीज के लिए लड़ना है? कि इनके पास मेजोरिटी आए। मेजोरिटी मतलब 51% या उससे ज्यादा वोट्स ये लोग इकट्ठा करें। बट हुआ क्या कि मान लो 100 वोट्स के लिए लड़ाई थी, मतलब 100 वोट्स टोटल थे, ठीक है, 100 सीट्स थी यूं कहें, क्योंकि जब लोकसभा की बात होती है तो क्या होता है, सीट्स जो है 51% सीट्स जो हैं वो हाथ में आनी चाहिए। तो मान लो 100 सीट्स हैं, ठीक है, सीट मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह आपने सुना होगा, तो बस आप यूं समझ लो 100 सीट्स हैं। अब इन 100 सीट्स में से किसी भी एक पार्टी को 51 सीट्स कम से कम लानी होंगी, तभी जाके ये गवर्नमेंट बना पाएंगे और इनकी पार्टी का अपना पीएम बनेगा। तो अब हुआ क्या, इन चारों में से किसी भी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले या इतनी सीट्स नहीं मिली कि वो 51% का जो मार्क है वो अचीव कर पाए। मान लो ए को सिर्फ 10% वोट मिले, बी को मान लो 15% वोट मिले, ठीक है, सी को मान लो फिर से मान लो सी को सिर्फ 5% वोट मिले, या इसको भी 15 दे देते हैं, इसको भी 15% जो है वोट मिले। तो ये कितना हुआ, 15 15 30 और 10 40, तो एक और को बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे ए को 30 सीट्स मिली हाथ में, ठीक है, तो 30 30 कितने हो गए 60, और डी को कितनी मिली 40। तो यहाँ पे हमें ये देखने मिल रहा है कि इन चारों में से कोई भी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी का मार्क जो है पार नहीं कर पाई, उसको 51 सीट्स नहीं मिली। इसका मतलब कि इनमें से कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। गवर्नमेंट तभी बनेगी जब 51 जो वोट हैं आपके हाथ में होंगे, 51 सीट जो है वो आपके हाथ में होंगी कम से कम। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिलके एक साथ, इनमें से 2-3 पार्टी एक साथ आ जाएंगी। ए, बी और सी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम तीनों ना एक साथ आ जाते हैं और तीनों एक साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। इससे क्या होगा, जब तीनों साथ आएंगे तो तीनों की जितनी भी सीट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब 30 + 15 + 15, इसका मतलब कि तीनों के हाथ में कितनी सीट्स आ जाएंगी, तीनों को मिला के 60 सीट्स आ जाएंगी। अगर हम तीनों मिलके ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ABC, तो ये जो ग्रुप बना है ABC, इस ग्रुप के पास इन टोटल 60 सीट्स आ जाएंगी, जो कि मेजॉरिटी के लैंडमार्क को पार करता है, जो कि ये जो 51% सीट्स का जो लैंडमार्क है वो पार करेगा। तो ये जो अलायंस है, ये जो ग्रुप बना ABC का, ये एलिजिबल हो जाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, तीनों ने मिलके ग्रुप बनाया और अब ये गवर्नमेंट में काम करेंगे, अब ये गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डी जो रहेगा वो सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 40% वोट है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि ABC तीनों मिल गए और यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब 1990 के बाद ये जो कोलिशन का दौर है वो शुरू हुआ। सेंट्रल लेवल पे लोग कोलिशन की गवर्नमेंट बनाने लग गए, क्योंकि जब रीजनल लेवल पे अलग अलग पार्टीज खड़े होने लग गई, जब बहुत सारी पार्टीज देश में आने लग गई, तो अलग अलग पार्टीज को सीट्स मिलने लग गई। तो अब एक पार्टी के खेमे में बहुत सारे सीट्स नहीं आ रही थी। तो जो पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, उन्होंने क्या किया, वो लोग एक साथ मिलके अलायंस बनाने लग गई और फिर जो कोलिशन की गवर्नमेंट है वो बनाने लग गई सेंटर पे। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. जब इस तरीके से रीजनल पार्टीज निकल के आई, जब कोलिशन की गवर्नमेंट आने लग गई, क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिलके सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बना रही हैं। तो अब धीरे धीरे जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलने लग गई, अब उनको भी ऑटोनॉमी दी जाने लग गई। This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. और जब इस तरीके से कोलिशन की गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ, तो इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल कर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से
स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन नहीं सकती या स्टेट गवर्नमेंट को दबा नहीं सकती। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया कि वो स्टेट को कंट्रोल करें, अपनी मर्जी से रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स और ज्यादा मजबूत होने लग गई। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि इतने सारे चेंजेस से होकर हमारा फेडरलिज्म गुजरा है, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है उससे लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस हमारे देश में हुए हैं। और आज की डेट में हमारा जो फेडरलिज्म है, जो पावर शेयरिंग है, वो काफी इफेक्टिव है पहले के मुकाबले। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से अगर हम कंपेयर करें आज के सीन को, तो फेडरलिज्म ज्यादा पावरफुल है। आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फेडरलिज्म के लिए। अब हमने हमारे दो मेन टॉपिक लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़े थे। हमने देखा कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं एंड लैंग्वेज पॉलिसी है हमारे देश में। तो मतलब कि हमने इस चीज पे डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उसी के रिलेटेड ये छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये बताया हुआ है कि हमारे देश में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वो कितने परसेंट पॉपुलेशन बोलती है। ये चीज हमने पहले डिस्कस नहीं की थी, बट कोई बात नहीं, अब हम इस चीज को देख सकते हैं कि अगर हम वैसे देखें कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, बट अगर इन लैंग्वेजेस को हम ग्रुप कर दें, अगर इन 1300 लैंग्वेजेस को हम मोटे मोटे ग्रुप्स में बांट दें, तो कुछ मेजर लैंग्वेजेस निकल के आती हैं, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हिंदी के अंदर ग्रुप कर दी। मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वो ऐसी थी, सिमिलर लैंग्वेजेस थी। जैसे आपने देखा होगा पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी भी अलग अलग तरीके की होती है। पंजाबी एक सारे पंजाब में एक तरीके की पंजाबी नहीं बोली जाती। इसी तरीके से बंगाली होती है, बंगाली जो है वो सिर्फ एक तरीके की बंगाली नहीं है, बंगाल में भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हरियाणा में जो हरियाणवी बोली जाती है वो पूरे हरियाणा में सेम हरियाणवी नहीं बोली जाती, अलग अलग हरियाणवी बोली जाती है। इसका मतलब एक भाषा के बहुत सारे फॉर्म हैं, उसके अलग अलग फॉर्म है। तो जो ये अलग अलग फॉर्म्स है उन सबको ग्रुप करके हमने नाम दे दिया। जैसे जितनी भी अलग अलग फॉर्म्स बोली जाती हैं पंजाबी भाषा की, उन सबको मिक्स करके कह दिया हमने, उनका एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये पंजाबी भाषा है। इसी तरीके से बंगाली भाषा कर दी। तो ये जो 1300 लैंग्वेजेस है उनका जब हमने ग्रुप बनाया, अलग अलग जो मेजर भाषाएं हैं उनका जब हमने ग्रुप बनाया, तो इस तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं वो निकल के आई, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी। और जब हमने ग्रुपिंग भी की तो लगभग 121 मेजर लैंग्वेजेस निकल के आई। जब हमने 1300 भाषाओं का ग्रुप बनाया तो लगभग 121 बड़े ग्रुप बने। मतलब कि 121 तरीके की अलग अलग भाषाएं हमारे देश में मोटे मोटे तौर पे बोली जाती हैं, और बहुत ही एकदम स्पेसिफिक होके जाओगे तो लगभग 1300 तरीके की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जब उन 1300 भाषाओं को हमने सिमिलर बेसिस पे ग्रुप किया कि चलो ये सारी भाषाएं एक जैसी लग रही हैं, उनको जब ग्रुप किया तो ऐसे 121 ग्रुप बने, जो कि खुद अपने आप में एक बड़ा नंबर है। ठीक है, सो ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो इन 121 मेजर लैंग्वेजेस में से 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं, और इसीलिए इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये लिखी हुई हैं। बाकी जो लगभग 99 भाषाएं बची जो कि शेड्यूल में नहीं लिखी हैं, उन्हें नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, कि इंडिया जितनी भाषाएं किसी और देश में मुश्किल ही बोली जाती होंगी। सो a look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother of the majority of our population। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें देखो मेजोरिटी का यहाँ पे मतलब है 50% से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी लैंग्वेज को देखोगे, यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, इन सभी लैंग्वेजेस में आप देखोगे कोई भी लैंग्वेज 50% के पार नहीं है, मतलब मेजोरिटी में नहीं है। जब भी हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या कहते हैं, 50% से ऊपर होगा तो ही मेजोरिटी बोला जाएगा। यहाँ पे जितनी भी भाषाएं हैं वो 50% से कम परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो बोलती है। सो अगर हम सबसे बड़ी लैंग्वेज देखें कि इनमें से भी, इन भले ही ये सब 50% के आंकड़े से कम है, इनमें से कोई भी मेजॉरिटी लैंग्वेज नहीं बोलता है, बट अगर हम सबसे
बड़ी भाषा फिर भी देखें, ऐसी कौन सी भाषा जिसे फिर भी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, तो वो है हिंदी। हिंदी भी सिर्फ 44% लोग लगभग बोलते हैं, मतलब हिंदी भी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा होने के बावजूद भी 50% का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई है इसमें। और अगर हम उन लोगों को भी मिला दें जो भले ही किसी और भाषा को, मतलब उनकी मदर टंग कोई और है बट वो हिंदी भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो 43.63% लिखा है ये उन लोगों की भाषा है जिनकी मदर टंग हिंदी है, ठीक है। बट अगर हम इस आंकड़े में, इस 43.63 में उन लोगों को भी मिला दें जिनकी मदर टंग तो कुछ और है बट फिर भी वो हिंदी बोलना जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जो आंकड़ा है वो 50% के बाहर नहीं हो पाता। As for English, only 0.02% Indians recorded it as their mother tongue. और अगर इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.02 जो लोग हैं उन्होंने इंग्लिश को अपनी मदर टंग के तौर पे बताया है। Another 11% knew it as a second or third language. और जो 11% लोग हैं उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश उनकी सेकेंड या फिर थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हो गई जो मदर टंग है, सेकेंड लैंग्वेज हो गई मान लो जैसे हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं, और थर्ड लैंग्वेज हो गई जैसे इंग्लिश, ठीक है। तो सिर्फ 11% लोगों ने बोला कि इंग्लिश उनकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेजेस है। तो अगर आप इस पूरे टेबल को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारे देश में जो मेजर भाषाएं हैं, जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, उनको देश की कितनी परसेंटेज जनता बोलती है, तो ये आपको और क्लियर पिक्चर बताएगी। और एक तरीके से आपको ये देखने मिलेगा कि हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जा रही हैं और इतनी सारी लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, राइट। तो हमारे देश में श्रीलंका जैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है, सारी जो भाषाएं हैं वो एक बराबर है। सो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा सेक्शन था जो हमने शुरू किया था, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये खत्म होगा। और इसके बाद हम नया वाला सेक्शन जो है इसके बाद शुरू करेंगे। और इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो काम कर रहा है, क्यों इतने अच्छे तरीके से फेडरलिज्म हमारे देश में काम कर रहा है। उसके तीन पॉइंट पढ़े हमने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर होंगी।